हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता है कि हम डिस्कस कर रहे हैं टेक्सटाइल को। इससे पहले हमारी 6 प्रैक्टिस सेट यानी कि 5 प्रैक्टिस सेट हो चुकी है। आज आपकी प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वूल के टॉपिक को। हालाँकि मैंने आपको कल भी बताया था कि हम वूल के टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, बट आपके कुछ क्वेश्चन स्टार्टिंग के 6-7 क्वेश्चन जो हैं, वो आपको सिल्क के मिलने वाले हैं। बाकी सारे के सारे आपके वूल के ही टॉपिक से लिए गए हैं। और आज हमारे सारे क्वेश्चन कवर अप नहीं हो पाएँगे, तो कल की क्लास भी हमारी वूल से ही रिलेटेड होगी, यानी कि कल भी हम वूल के ही चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। तो उम्मीद है कि आपने थ्योरी की क्लासेस ली होंगी, क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया था। अच्छा, आप लोग एक क्वेश्चन में करेक्शन करिएगा। जब हमने कपास का टॉपिक पढ़ा था, तो वहाँ पर हमने आपको एक क्वेश्चन करवाया था कि जो क्वेश्चन था वो ये था कि कपास में कितने प्रतिशत पैक्टिन पाया जाता है? तो हमने वहाँ पर बताया था आपको 25%। बट ध्यान रखिएगा, वो कपास नहीं, वो लिनन है। लिनन में कितने प्रतिशत आपका पैक्टिन पाया जाता है? तो लिनन में आपका 25% पैक्टिन पाया जाता है। इस क्वेश्चन को करेक्ट करिएगा ज़रूर। हालाँकि जब हमने लिनन का टॉपिक पढ़ा था, तो शायद वहाँ पर पैक्टिन के परसेंटेज को डिस्कस नहीं किया था। तो आप जब कपास का टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था, वहाँ पर लिनन मतलब कि कपास की जगह आपका लिनन हो गया था। वैसे आपके कपास में पैक्टिन नहीं पाई जाती है, अगर आप देखेंगे तो कहीं-कहीं आपको मिल जाएगा, पॉइंट समथिंग है आपका, 1 पॉइंट समथिंग परसेंट आपका पाया जाता है पैक्टिन, बाकी पैक्टिन नहीं पाया जाता है। पैक्टिन आपका लिनन में पाया जाता है। तो उस क्वेश्चन को आप करेक्ट करिएगा, बट इतना ध्यान रखिएगा, हमने थ्योरी की क्लासेस भी पढ़ रखी हैं और हमने पहले भी प्रैक्टिस कर रखा है, तो थोड़ा-सा आप इन चीज़ों को ध्यान रखा करिए। जैसे अगर जब हम बात करेंगे पैक्टिन की, तो वो लिनन में पाई जाती है, कितने प्रतिशत? तो 25% पाई जाती है, ठीक? चलिए, हम बढ़ते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके सिल्क से ही लिया गया है। हमने आपको पहले ही बताया कि स्टार्टिंग के 6-7 क्वेश्चन आपके सिल्क के ही हैं, बाकी आपका जो है, बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो आपके वूल के टॉपिक से लिए गए हैं। तो आपने थ्योरी की क्लास ज़रूर ली होगी, ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं। और पेन, नोटबुक तो लेकर आप बैठे ही होंगे, क्योंकि कुछ न कुछ आपको नया ज़रूर मिलेगा, तो उसे आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। चलिए बढ़ते हैं हम आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से स्वनिर्मित रेशम का प्रकार है। जैसा कि हमने कल भी डिस्कस किया था कि जो हमारे रेशम हैं, रेशम 2 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन से? एक आपका होता है स्वनिर्मित और दूसरा आपका होता है उत्पादित रेशम। तो जब हम स्वनिर्मित की बात करते हैं, तो उसमें आपका आता है मूंगा रेशम, उसमें आपका आता है टसर रेशम, उसमें आपका आता है अरंडी रेशम, जिसे हम एरी रेशम के नाम से भी जानते हैं। यानी कि ये तीनों के तीनों जो आपके सामने दिए गए हैं, ये तीनों के तीनों आपके स्वनिर्मित रेशम के ही प्रकार होते हैं। अब यहाँ पर जब हमने डिस्कस कर ही लिया है कि स्वनिर्मित रेशम कौन-कौन से हैं, तो ज़रा आप हमें ये बताएँगे कि ये जो आपके टसर रेशम है, मूंगा रेशम है, एरी रेशम है, ये किनकी पत्तियों को खाकर पलते हैं? और कल की क्लास में हमने डिस्कस कर रखा है, लेकिन आज आपको बताना है कि किस पेड़ की पत्तियों को खाकर मूंगा रेशम पलता है, किसको टसर रेशम खाता है, और जो आपका एरी रेशम है वो किसकी पत्तियों को खाता है, ठीक? तो ये 3 क्वेश्चन आपके लिए पहले क्वेश्चन से। उम्मीद है कि आपको चीज़ें याद होंगी, आप कहीं न कहीं नोट डाउन किए होंगे, और आज आप मुझे बताएँगे कि ये तीनों के तीनों रेशम जो हैं, ये किसकी पत्तियों को खाते हैं, ठीक? अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से उत्पादित रेशम है, यानी कि रेशम 2 प्रकार का देखा, एक तो आपने स्वनिर्मित देखा और दूसरा आपने उत्पादित देखा। मतलब जो रेशम का प्रकार था उसमें। तो स्वनिर्मित में आपने 3 देखा, उत्पादित में भी आपके 2 होते हैं। एक आपका होता है लपेटा हुआ रेशम, एक आपका होता है कटा हुआ रेशम। लपेटा रेशम
इससे हम उच्च गुणवत्ता के रेशे प्राप्त करते हैं या उच्च गुणवत्ता वाले वस्त्र को तैयार करते हैं, जबकि जो कता हुआ रेशम है, ये आपका निम्न गुणवत्ता वाला होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो आपका कता हुआ रेशम है, ये भले ही निम्न गुणवत्ता वाला हो, लेकिन ये जो आपके वानस्पतिक जगत के स्टेपल हैं, उनसे बड़ा ही होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक? यानी कि उपरोक्त दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, आप लोग ये नहीं बताते हैं मुझे लास्ट में कि आपने 45 में से कितना क्वेश्चन सही किया है। जब आप बताएँगे तो मुझे ये समझ में आएगा कि हाँ, आप रिवीज़न कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आपको कुछ चीज़ें नई मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, सारी वही पुरानी मिल रही हैं। तो एक बार आप लास्ट में ज़रूर बताया करिए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक? या अगर आपको लगता है कि आपने नंबर ज़्यादा बता दिए हैं, तो आप एक काम किया करिए, आप ये बता दिया कीजिए आपने कितने क्वेश्चन गलत किए हैं, ठीक? चलिए। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 है। लपेटे हुए रेशम की विशेषता होती है। जो आपका लपेटा हुआ रेशम होता है, आपने 2 प्रकार का रेशम देखा ना, एक लपेटा हुआ रेशम, एक कता हुआ रेशम। तो जो आपका लपेटा हुआ रेशम है, उसकी विशेषता क्या होगी? क्या वो धागा समानांतर होगा उसका? क्या वो प्रत्येक धागा पृथक रूप से दृष्टिगत होगा? क्या कई धागे एक साथ समानांतर रूप से जुड़े हुए और उसमें हल्की बटाई की हुई होगी या उपरोक्त सभी? तो जब हम बात करते हैं लपेटे रेशम की, तो ध्यान रखिएगा, ये तीनों विशेषताएं जो आपके सामने रखी गई हैं, ये तीनों की तीनों विशेषताएं आपकी लपेटे हुए रेशम की होती हैं, ठीक? कौन कौन सी? जब हम लपेटे रेशे की बात करेंगे, लपेटे हुए रेशे की, तो इसका धागा भी कैसा होगा? समानांतर होगा। प्रत्येक धागा पृथक रूप से दृष्टिगत होगा। कई धागे एक साथ समानांतर रूप से जुड़े हुए और हल्की बटाई की हुई होगी, यानी कि उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो ये आपसे पूछ रहा है कि काते हुए या जो आपके कटे हुए रेशम है, काते हुए रेशम की विशेषता क्या होती है? क्या कपास के समान ये पोत वाला होता है? इसमें छोटे व असमान लंबाई के तंतु होते हैं? ये आपका मंद होता है या उपरोक्त सभी? तो ध्यान रखेंगे कि जो आपका काता हुआ रेशम होगा या जिसे हम कता हुआ रेशम कहते हैं, ये आपका सभी इसमें आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि इसका जो आपको टेक्सचर देखने को मिलता है, वो कॉटन के समान देखने को मिलता है। छोटे और इसमें असमान तंतु देखने को मिलते हैं, मंद, यानी कि किसके, जो आपका लपेटा हुआ रेशम है, उसके विपरीत सारे गुण इसमें आपको देखने को मिलते हैं। जब हम लपेटे रेशम की बात करेंगे, तो उसका धागा भी आपका लंबा होगा, चमकदार भी होगा, ठीक? लेकिन जब कते हुए रेशम की बात होगी, तो इसका टेक्सचर भी आपको कपास के समान देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ये छोटे असमान लंबाई वाले तंतु आपके होते हैं, चमक इसमें नहीं पाई जाती है। कैसे होते हैं? ये मंद होते हैं, ठीक? तो ये विशेषता थी आपके कते हुए रेशम की और लपेटे हुए रेशम की। चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। रेशम के प्रोटीन में पाया जाने वाला अमीनो अम्ल है। जो आपके रेशम का प्रोटीन होता है, इसमें आपको 4 प्रकार के अमीनो अम्ल देखने को मिलते हैं। एक तो आपका हो जाता है ग्लाइकॉल, एक है आपका एलेनाइन और एक है आपका ल्यूसीन, उपरोक्त सभी। तो ये 3 तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इनका नाम ध्यान रखिएगा, अगर हमने अपनी क्लास में इसको डिस्कस नहीं किया है, तो आप इसे कहीं न कहीं नोट डाउन ज़रूर करिएगा। जो रेशम के प्रोटीन होते हैं, रेशम में कौन-सा प्रोटीन पाया जाता है? कल ही अभी हमने डिस्कस किया था, तो फाइब्रिन प्रोटीन पाया जाता है। अब इस प्रोटीन में 4 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। अगर आपसे कभी पूछा भी जाए कि रेशम के प्रोटीन में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, तो आप क्या बताएँगे? 4 प्रकार के। कौन-कौन से? एक है आपका ग्लाइकॉल है, दूसरा आपका एलेनाइन है, तीसरा आपका ल्यूसीन है और चौथा चौथा आगे है आपको देखने को मिलेगा। 3 तो आप यहाँ से नोट डाउन करिएगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
6 की तरफ। रेशम में पाया जाने वाला अमीनो अम्ल है केराटिन, ये आपका प्रोटीन होता है। टायरोसिन, ये आपका प्रोटीन में जो पाया जाने वाला अमीनो अम्ल है वो होता है। उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे, जैसे जब हम केराटिन की बात करेंगे, तो जैसे आपके हमारे बालों में, नाखूनों में जो प्रोटीन पाई जाती है वो केराटिन होती है। तो वैसे ही जो जानवर के बाल होते हैं, जानवरों के बाल में भी आपका क्या पाया जाता है? केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। यानी कि जब हम वूल का टॉपिक डिस्कस करेंगे, हालाँकि आज ही हम करेंगे। तो जो भेड़, बकरियाँ जो भी हैं हमारे, उनके जो बाल होते हैं उसमें कौन-सा प्रोटीन पाया जाता है? तो केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। लेकिन हम यहाँ बात प्रोटीन की थोड़ी ना कर रहे हैं। हम तो यहाँ बात कर रहे हैं रेशम में जो पाया जाने वाला प्रोटीन है, उस प्रोटीन में पाया जाने वाला जो एमिनो एसिड है, उसकी बात कर रहे हैं। तो वो तो आपका टायरोसिन होता है। तो यहाँ से आपको चारों समझ में आया होगा कि जो रेशम में पाया जाने वाला प्रोटीन है, उस प्रोटीन में जो अमीनो एसिड पाए जाते हैं वो 4 हैं। कौन-कौन से? एक आपका है टायरोसिन, एक आपका है ग्लाइकॉल, तीसरा आपका है एलेनाइन और तीसरा है आपका ल्यूसीन। ये 4 प्रकार के प्रोटीन हैं। इसे कहीं न कहीं यहाँ पर हम एक नाम और लिख लेते हैं, टायरोसिन, ठीक? तो इसे कहीं न कहीं आप चारों को नोट डाउन कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट हैं, पूछे जा सकते हैं। ये हमने शायद अपनी थ्योरी की क्लास में डिस्कस नहीं किया है, ठीक? चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। रेशम की प्रोटीन में कितने प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं? हालाँकि ये क्वेश्चन मुझे स्टार्टिंग में रखना था, बट कोई नहीं। इसमें आपको पता है कि 4 प्रकार के 4 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं। किसमें? प्रोटीन में। प्रोटीन क्या है? फाइब्रिन प्रोटीन है, ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। प्राकृतिक जगत में पाया जाने वाला सबसे लंबा मजबूत रेशा है? कपास का है, जूट का है, रेशम का है या फिर उपरोक्त सभी? अगर यहाँ पर आपका लिनन भी होता ना, तो भी हमारा आंसर क्या जाता? रेशम। क्योंकि यहाँ पर आपसे वानस्पतिक जगत नहीं पूछा गया। पूछा क्या गया है? पूछा गया है आपसे प्राकृतिक जगत का। और प्राकृतिक जगत में सबसे लंबा मजबूत जो रेशा होता है, वो आपका रेशम का रेशा होता है, ठीक? इसी के साथ-साथ आप कपास, जूट और जब लिनन की बात करेंगे, तो ये सारे के सारे रेशे जो होते हैं आपके स्टेपल होते हैं, जबकि रेशम जो होता है वो आपका फिलामेंट होता है, ठीक? इसका मेज़रमेंट आप किसमें करते हैं? इसका मेज़रमेंट आप मीटर में करते हैं। साथ ही साथ एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे, क्या? कि वानस्पतिक जगत का सबसे मजबूत और सबसे लंबा रेशा कौन-सा है? वो है आपका लिनन, ठीक? चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। कह रहा है, निम्नलिखित में प्रोटीन जगत का रेशा है कौन-सा? लिनन है, रेशम है, कपास है या फिर जूट है? तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन को समझिएगा। पहला तो ये, क्या? कि जो आपका प्रोटीन जगत का रेशा है वो आपका रेशम है, ठीक? और अभी स्टार्टिंग में ही हमने आपको एक बात बताया, क्या? कि जब हमने कपास का टॉपिक डिस्कस किया था, तो एक क्वेश्चन आपका ये हो गया था कि कपास में कितना प्रतिशत पैक्टिन पाया जाता है? तो वहाँ पर आपने देखा था 25%। बट ध्यान रखिएगा कि कपास में नहीं, वो हम बात किए थे किसमें? लिनन में। लिनन में कितना पैक्टिन पाया जाता है? तो लिनन में आपका 25% पैक्टिन पाया जाता है। या लिनन आपका किसमें पैक्टिन किसमें पाया जाता है? लिनन में। अगर आप देखेंगे तो कपास में भी आपको देखने को मिल जाएगा, बट ये जनरली आपसे पूछा नहीं जाता है, क्योंकि इसमें पॉइंट समथिंग आपका कुछ 1.2 के आसपास इसमें प्रोटीन आपको, ये पैक्टिन आपको देखने को मिलता है, तो इसका ज़िक्र हमें नहीं मिलता है। बट कहीं-कहीं आपको ये देखने को मिल जाएगा जब आप खोजेंगे तो, ठीक? बाकी हम यहाँ बात कर रहे थे प्रोटीन जगत का रेशा, तो वो आपका रेशम है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, और यहाँ से आपका स्टार्ट होता है वूल का टॉपिक। वूल का टॉपिक लंबा है, क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे जाते हैं। इसको हमने 2-3 क्लास में डिस्कस भी किया था।
ये यानी कि टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट भी है और ये क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट हैं। तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, कुछ चीज़ें आपको नई मिलेंगी, उन्हें नोट डाउन करते हुए चलिएगा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं अपने वूल के टॉपिक को। हालाँकि आज ये खत्म नहीं होगा, कल भी हमें वूल ही पढ़ना है। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका वूल का और इस सीरीज का आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है सर्वप्रथम ऊनी वस्त्र निर्माण कला का प्रारंभ हुआ था। कहाँ पर? भारत में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था, रूस में हुआ था या फिर श्रीलंका में हुआ था। तो जब हम ऊनी वस्त्र निर्माण कला की बात करेंगे, वो भी सर्वप्रथम, तो ये आपको कहाँ पर प्रारंभ हुआ था? ये आपका इंग्लैंड में प्रारंभ हुआ था। ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रह गया है। हमने सिल्क का टॉपिक खत्म कर लिया। एक आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रह गया। क्या? ससमीरा। ज़रा हमें ये बताइएगा कि ये ससमीरा है क्या? पहली बात तो क्या ये राष्ट्रीय संस्था है या फिर अंतर्राष्ट्रीय संस्था है? साथ ही साथ ससमीरा का फुल फॉर्म बताइएगा। हालाँकि मैंने देखा कई बच्चों ने बताया था तो बहुत अच्छा लगा, बट जिसने नहीं बताया है तो एक बार ज़रूर बताइएगा। अदरवाइज़ आप कल या परसों में कम्युनिटी पोस्ट चेक करिएगा, वहाँ पर आपको क्वेश्चन मिलेगा इज़रा और साथ ही साथ आपको मिलेगा ससमीरा का। ठीक? चलिए, ऊन के रेशे बने होते हैं किसके? प्रोटीन के बनते हैं, कार्बोज के बनते हैं, प्रोटीन और कार्बोज के बनते हैं या फिर वसा के बनते हैं। तो जब हम बात करते हैं ऊनी रेशों की, तो आपको पता है कि ऊनी रेशा हो या फिर रेशमी रेशा हो, ये दोनों कैसे होते हैं? यही दो हमारे प्रोटीन जगत के रेशे हैं ही। कौन? रेशम और दूसरा ऊन। ठीक? अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है। पूछा जा रहा है, लामा ऊंट जाति का पशु है। पूछा जाता है लामा क्या है? ऊंट है, भेड़ है, बकरी है, खरगोश है, क्या है? तो पहला तो आप यही ध्यान रखेंगे कि ये ऊंट जाति का पशु है। इसके बाल से ऊन प्राप्त होता है। ये पाया जाता है, ये जो आपका लामा है ये पाया कहाँ जाता है? क्या भारत में पाया जाता है, अमेरिका में पाया जाता है, पाकिस्तान में पाया जाता है या फिर ये चीन में पाया जाता है? तो जब आप बात करेंगे लामा की, तो लामा आपको कहाँ देखने को मिलता है? लामा आपको पाकिस्तान में देखने को मिलता है। ठीक? कहाँ पर? पाकिस्तान में। लामा आपका ये पाकिस्तान में नहीं, ये आपका अमेरिका में पाया जाता है। जब हम बात करेंगे साउथ अमेरिका की, तो वहाँ पर ये लामा आपको देखने को मिलते हैं। ठीक? तो ये राइट आंसर क्या होगा? लामा आपका अमेरिका में देखने को मिलता है। अमेरिका में भी अगर कभी आपको ऑप्शन दिखे, तो साउथ अमेरिका पर जाइएगा, क्योंकि आपकी बुक में साउथ अमेरिका आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि विश्व का सबसे महंगा कोट जो कि क्या है? जो कि आपका मिंक कोट है, बनता है किसके बालों से? वेक्यूना के बालों से, मैरिनो जाति के भेड़ के बाल से, कश्मीरी बकरी के बालों से या फिर अंगोरा बकरी के बालों से। तो जब हम बात करते हैं, जब जब हम वूल का टॉपिक डिस्कस करते हैं, तो सबसे पहले मतलब हम ये आपका पहले ही दिन आपको बताते हैं कि लामा क्या है, वैक्यूना क्या है और आपका ये दुनिया का सबसे महंगा कोट या विश्व का सबसे महंगा कोट जो कि मिंक कोट है, किसके बालों से बनाया जाता है? किसके बालों से बनता है? वैक्यूना के बालों से बनता है। ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। व्रस्टेड वस्त्र तैयार किए जाते हैं। ये जो आपके व्रस्टेड वस्त्र हैं, ये किससे तैयार होते हैं? क्या छोटे ऊनी रेशों से, लंबे ऊनी रेशों से या कपास के छोटे रेशों से या फिर लंबे कपास के रेशों से? तो हमें पता है कि जब हम व्रस्टेड वस्त्र की बात कर रहे हैं, तो ये आपका वूल से तैयार होता है। कैसा? जो आपके लंबे ऊनी रेशे होते हैं, उनसे हम व्रस्टेड वस्त्र तैयार करते हैं। जब हम वूल के टॉपिक में डिस्कस करते हैं, तो एक तो हम बात करते हैं ऊनी रेशों की और दूसरे हमारे होते हैं व्रस्टेड वस्त्र।
या ब्रस्टेड आपके रेशे। तो इन दोनों में काफ़ी अंतर होता है। जो आपके ब्रस्टेड वस्त्र होते हैं, इसमें आपका कॉम्बिंग किया जाता है, इसमें आपका ट्विस्टिंग भी होता है। ये आपके मजबूत धागे होते हैं, इनमें बटाई की जाती है। जबकि जब हम ऊनी धागों की बात करते हैं या ऊनी रेशों की बात करते हैं, तो इनमें ये विशेषता हमें देखने को नहीं मिलती है। हालाँकि ये चीज़ें अभी आपको आगे देखने को मिलेंगी, परेशान होना नहीं है। मेरी कोशिश ये रहती है कि जो आपको टॉपिक बताया जाए या टॉपिक जो हम क्वेश्चन करें, वो आपके पूरे के पूरे टॉपिक को कवर अप करें। लेकिन आप भी इतना अच्छे से जानते हैं कि हर एक बिंदु को डिस्कस कर पाना क्वेश्चन के ही माध्यम से थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट फिर भी आज और कल मिलाकर आपको इसी सिर्फ़ वूल के ही टॉपिक से लगभग-लगभग 60 टू 70 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल जाएँगे। हालाँकि 45 क्वेश्चन कल करेंगे हम, जो कि आपका वूल का ही रहेगा, और आज के आपके वही स्टार्टिंग से 10 क्वेश्चन जो थे, वो आपके अलग थे। तो आपका 40 कल का ले लीजिए और 35 आज का ले लीजिए। यानी कि लगभग-लगभग 80 क्वेश्चन के आस-पास आपको देखने को मिल जाएगा वूल के टॉपिक से ही, ठीक? चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 15। मेरिनो ऊन है प्रथम श्रेणी का, द्वितीय श्रेणी का, तृतीय श्रेणी का, चतुर्थ श्रेणी का। अच्छा, कुछ बातें ना आपको अपने बुक के अकॉर्डिंग ध्यान रखनी होती है। जैसे आपको पता है कि दुनिया का सबसे महँगा कोट मिंक कोट है, जो कि हम बनाते हैं किससे? वैक्यूना से। लेकिन जब प्रथम श्रेणी की बात आती है ना, तो हम उसमें जो उच्च कोटि के वस्त्र जिनसे बनते हैं, उनको रखते हैं। लेकिन आपके बुक में अगर मेरिनो नाम दिया गया है, तो आप सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरिनो को ध्यान रखिएगा। अपने आप से कुछ ऐड मत करिएगा, ना तो आप दिमाग ये लगाइएगा कि जब दुनिया का सबसे महँगा कोट मिंक कोट जो है, वो वैक्यूना से तैयार हो रहा है, तो हम उसको ही प्रथम श्रेणी में रखें। बट ऐसा मत करिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं ना जो आपके बुक के अकॉर्डिंग ही चलती हैं। जैसे जब हम सीढ़ी की बात करते हैं, तो आपने देखा होगा कि अलग-अलग ऐज में अलग-अलग चीज़ें बताई जाती हैं। लेकिन जब हम अपने सामने बच्चों को देखते हैं, तो वो उनकी उम्र से अलग होता है। तो हम ये तो नहीं कह सकते हैं ना कि हमारे यहाँ का बच्चा ऐसा होता है, हमें तो उसी के अकॉर्डिंग चलना है जो हमारे बुक में दिया गया है। तो वैसे आपको इसमें भी ध्यान रखना है। भले ही आपके दुनिया का सबसे महँगा कोट जो कि मिंक कोट है, वो बनाया जा रहा हो वैक्यूना से, लेकिन मेरिनो को हम प्रथम श्रेणी के ऊन में ही रखते हैं, या प्रथम श्रेणी का जो ऊन होता है, वो आपको मेरिनो से ही प्राप्त होता है। ठीक? इस बात को आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। मेरिनो जाति की भेड़ से प्राप्त ऊन को कहा जाता है, क्या कहते हैं? क्या उसे हम मेमना कहते हैं, लैला कहते हैं, या फिर मेरिनो वूल कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जब हम बात करेंगे मेरिनो जाति की भेड़ से प्राप्त ऊन की, तो उसे हम मेरिनो वूल के ही नाम से जानते हैं। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है। मेरिनो वूल नामक ऊन को 13वीं शताब्दी में कहाँ पर तैयार किया गया था? क्या ये भारत में तैयार किया गया, चीन में किया गया, जापान में किया गया, या फिर स्पेन में किया गया? तो जब मेरिनो वूल की बात आएगी और वो भी 13वीं शताब्दी में, तो ये तैयार कहाँ किया गया था? स्पेन में तैयार किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। कश्मीर में निर्मित पश्मीना शॉल का उल्लेख मिलता है। आपने पश्मीना शॉल का नाम सुना होगा, जो कि बहुत महंगी शॉल होती है और गर्माहट भी आपको काफ़ी देती है। तो इसका उल्लेख आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? क्या आपको रामायण में देखने को मिलता है, महाभारत में देखने को मिलता है, अष्टाध्यायी में मिलता है, या फिर पतंजलि में मिलता है? तो आपको पता है कि जब हम बात करते हैं कश्मीर के पश्मीना शॉल की, तो इसका उल्लेख आपको महाभारत जैसे महाग्रंथ में देखने को मिलता है। अच्छा, क्या आप हमें ये बताएँगे कि ये अष्टाध्यायी जो है, ये किसकी रचना है? ये अष्टाध्यायी को किसने लिखा है? ज़रा एक बार बताइएगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। ऊन के तंतु प्राप्त किए जाते हैं वनस्पति से, रेशे से, सन से, या फिर जानवरों के बाल से।
आप देख रहे होंगे कि यही एक क्वेश्चन क्वेश्चन मतलब यही आपसे पूछा जा रहा है कि ऊन जो है वो प्राणिज रेशा है। लेकिन इसको पूछने के कितने तरीके हैं ये आप खुद ही दे सकते हैं। पहले भी हमने कई क्वेश्चन इस तरह के डिस्कस कर रखे हैं और आज की भी क्लास में लगभग-लगभग हमने 3-4 क्वेश्चन ऐसे ही कुछ मिलते-जुलते कर लिए हैं। तो क्वेश्चन एक ही आपसे पूछा जाता है, बस वो घुमा-फिरा कर उसके जो पूछने की लैंग्वेज है वो अलग-अलग हो गई हैं। जैसे जैसे अभी हालत क्या हो गई है कि अगर आप कहीं भी हो यूपी में या आप इलाहाबाद और अयोध्या के बीच में अगर रहते हैं, आप देखेंगे अगर कोई बाहर से आ रहा है, उसको इतना घुमाए मतलब जाना उसको है कहाँ इलाहाबाद से अयोध्या ही पहुँचना है, श्री राम मंदिर ही जाना है। इतना घुमाया जा रहा है, इतना घुमाया जा रहा है लेकिन घुमा-फिरा कर उसको पहुँचाया कहाँ जा रहा है? मंदिर पर ही। तो बस वैसे ही हमारे क्वेश्चन भी हैं, घूम फिर के मतलब किसी भी तरह से ये आपको गोल-गोल घुमाएँगे, कुछ भी करेंगे बट आपसे पूछेंगे यही कि जो ऊन है वो आपका प्राणिज रेशा है, ठीक? चलिए, तो ये आपको कहाँ से प्राप्त होता है? ऊन की प्राप्ति हमें होती है जानवरों के बाल से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ लेकिन ध्यान रखिएगा जब हम जानवरों की बाल कहते हैं ना तो आपके दिमाग में सिर्फ एक ही नहीं आना चाहिए जानवर ऊंट या जो है ये बकरी। आपको पता होगा भेड़ है, बकरी है, ऊंट है, साथ ही साथ आपको लगभग लगभग पचासों प्रजातियां मिल जाती हैं। खरगोश है, बकरी है, सबसे इन सबसे हमें बाल की प्राप्ति होती है। 50 तो हमारी प्रजातियाँ ऐसे ही हैं, जब हम संकर प्रजातियों की बात करते हैं, तो लगभग-लगभग 200 प्रजातियाँ हमें मिल जाती हैं, जिनसे हम बाल को प्राप्त करते हैं और वूल को बनाते हैं या ऊन को बनाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। कौन-सा देश ऊन का उत्पादक नहीं है? चीन नहीं है, भारत नहीं है, अमेरिका नहीं है या फिर ब्रिटेन नहीं है? तो जब हम बात करते हैं ऊन उत्पादन में तो आपको भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन आपको ये सारे स्पेन सब कुछ मिल जाएँगे लेकिन चीन का नाम आपको देखने को नहीं मिलता है। तो चीन आपके ऊन उत्पादन से बाहर है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21। मेरिनो भेड़ की ऊन कहाँ सबसे अच्छा पाया जाता है? ये जो आपका मेरिनो भेड़ है, इसकी ऊन जो है जैसे अलग-अलग जगहों पर आपने जैसे कपास पढ़ा था, तो कपास हुआ या लिनन हुआ, तो अलग-अलग जगह पर ये अलग-अलग पाए जाते हैं। तो वैसे जो भेड़-बकरियाँ हैं, ये भी अलग-अलग जगहों पर जैसे पलते हैं, तो इनके बाल भी अलग-अलग होते हैं। जैसे अगर हम बात करें जो मेरिनो भेड़ है, इसका ऊन कहाँ का मेरिनो भेड़ का ऊन सबसे अच्छा होता है? क्या जापान का होता है, यूरोप का होता है, मिस्र का होता है या भारत के मेरिनो भेड़ का ऊन सबसे अच्छा होता है? तो जब हम सबसे अच्छे की बात करेंगे ना तो यूरोप का नाम आता है। किसका नाम आता है? यूरोप का नाम आता है। अच्छा एक क्वेश्चन और था, आई थिंक मुझे याद नहीं आ रहा अच्छे से। ये शायद ये आपका रेशम उत्पादन की बात हुई थी, तो उसमें नंबर 1 पे कौन है एक बार मुझे फिर से चेक करना होगा। जो मैंने आपको उस दिन बताया था, वो आपके बुक के ही अकॉर्डिंग बताया था, बट आई थिंक किसी बच्चे ने कहा कि अभी कोई चेंज हो गया है, तो एक बार मैं उसको चेक करूँगी, देन आपको बताऊँगी कि कौन-सा है नंबर 1 पर, ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। भेड़ की नस्ल जिससे सर्वोत्तम किस्म की ऊन प्राप्त होती है कौन सा है? मेरिनो है, मेमना है, याक है या फिर ऊंट है? तो भेड़ की बात हो रही है ना, तो ऊंट को तो हम पहले ही हटा देंगे, याक को हम पहले ही हटा देंगे। हम बात करेंगे कि जो आपका सबसे अच्छी नस्ल है वो आपका मेरिनो है और आपको पता है कि मेमना क्या होता है? मतलब जो भेड़ के बच्चे कम उम्र के होते हैं, उनसे जो हम बाल को प्राप्त करते हैं, वो मेमने का ऊन कहलाता है। ये अच्छे तो होते हैं, इनमें अद्वितीय चमक भी देखने को मिलती है आपको, लेकिन मजबूती की दृष्टि से ये अच्छे नहीं होते क्योंकि ये अपरिपक्व अवस्था में काटे जाते हैं। जब ये परिपक्व अवस्था में काटे जाते हैं, तब इनमें आपको मजबूती देखने को मिलती है। लेकिन जब हम यहाँ का बात कर रहे हैं भेड़ की नस्ल के आधार पर सबसे अच्छी किस्म का ऊन, तो वो आपको मेरिनो देखने को मिलेगा। ज़रा आप बताएँगे ये मेरिनो हमें कहाँ देखने को मिलता है? अभी आपने इससे पहले क्वेश्चन कर रखा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ।
ऊन के तंतु के केंद्र में एक नलिका होती है जिसे कहते हैं, क्या आप उसे ल्यूमेन कहते हैं, मेडुला कहते हैं, गुहा कहते हैं या फिर उसे हम केंद्रिका कहते हैं। तो जब हम बात करेंगे ऊन के तंतु के केंद्र में पाई जाने वाली नलिका की, तो उस नलिका को हम क्या कहते हैं? उस नलिका को हम मेडुला के नाम से जानते हैं। ठीक? ये ल्यूमेन आपने कहाँ सुना था? ज़रा बताएँगे? बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन नंबर 24। ऊन ही एकमात्र ऐसा रेशा है जिसमें होता है क्या? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। तो जब हम ऊन की बात करते हैं, तो ऊन आपका मात्र एक ऐसा रेशा है जिसमें आपको क्या देखने को मिलता है? सल्फर। सल्फर को क्या कहते हैं? गंधक। गंधक किसमें देखने को मिलता है? ऊन में देखने को मिलता है। ठीक? चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 25। ऊन नामक प्रोटीन युक्त पदार्थ से बना होता है। यानी कि ऊन आपको ऊन में कौन-सा प्रोटीन होता है? केसीन होता है, फाइब्रिन होता है, सिरेसिन होता है, कैरोटीन होता है। तो आपको पता है कि चाहे हमारे बाल नाखून हो, चाहे जानवरों के खुरबार नाखून हो, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? केराटिन प्रोटीन से बनी होती हैं। ठीक? केसीन की बात करेंगे तो रट रखा है, ये जल में अघुलनशील प्रोटीन है, दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन है। फाइब्रिन रेशम में मिलता है, सेरेसिन गोंद है जो कि आपका रेशम में ही मिलता है। ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। भेड़ के कंधे से लेकर दोनों तरफ की पेट वाले भाग की ऊन कहलाती है। आप जब अपना बुक खोलेंगे, जब आप अपने बुल के टॉपिक को देखेंगे, तो वहाँ पर आपको एक भेड़ दिखेगी। भेड़ में आपको क्या देखने को मिलेगा कि उन्होंने ऐसे मतलब जैसे भेड़ बनाया है, एक्चुअली मैं भेड़ बना नहीं पाऊँगी तो बनाऊँगी नहीं, नहीं तो आप लोग मज़ाक उड़ाएँगे। बात ये है कि जब आप उसको देखेंगे, हालाँकि मैंने अपनी क्लास में वो फिगर आपको दिखाया है, तो उन्होंने वर्गीकरण कर दिया है। कंधे के बाल, सिर के बाल, पेट के बाल, पैर के बाल, ये अलग-अलग श्रेणी में इन्होंने बाल को कर रखा है। तो जो भेड़ के कंधे से लेकर दोनों तरफ के पेट के बाल होते हैं, ये आपके कैसे ऊन इनसे प्राप्त होते हैं? प्रथम श्रेणी के, द्वितीय श्रेणी के, तृतीय या फिर चतुर्थ श्रेणी के। तो ध्यान रखेंगे कि ये कंधे से लेकर जो दोनों तरफ के पेट वाले बाल होते हैं, वो आपके प्रथम श्रेणी के बाल होते हैं। द्वितीय भी अभी आपको आगे देखने को मिलेगा। और जब उनके पैरों की बात करते हैं, तो पैरों ओरों से आपको निम्न श्रेणी के ऊन प्राप्त होते हैं। तृतीय, चतुर्थ श्रेणी वाले ऊन प्राप्त होते हैं। हालाँकि ज़्यादातर आपसे जो पूछा जाता है, वो प्रथम श्रेणी का ही पूछा जाता है। द्वितीय, तृतीय कम, लेकिन फिर भी हमें जानना ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। सॉरी, ज़ूम हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है? ये, अभी ये सही हो गया। ठीक। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। कह रहा है प्राकृतिक तंतु में सबसे निर्बल रेशा क्या है? कपास, रेशम, ऊन या फिर उपरोक्त सभी? तो नाम ध्यान रखेंगे ऊन का। ऊन क्या है? ये आपके प्राकृतिक जगत में पाया जाने वाला सबसे मजबूत रेशा है। जब हम इसको तोड़ते हैं तो ये टूटता नहीं है, बल्कि क्या होता है? खिंचता है। और यहाँ पर कुछ पॉइंट और ध्यान रखिएगा, जैसे क्वेश्चन हमने नहीं लिया क्योंकि हम बार-बार डिस्कस करते रहते हैं। जैसे जो ऊन है आपका, इसमें आपको प्रतिस्कंदता ज़्यादा देखने को मिलती है। इसमें प्रतिस्कंदता क्या देखने को मिलती है? बहुत देखने को मिलती है। और प्रतिस्कंदता है क्या? तो जैसे आप किसी चीज़ को दबाते हैं तो वो दब जाता है, और जब छोड़ते हैं तो वो अपने पूर्व आयतन को धारण कर लेता है, वो आपका प्रतिस्कंदता कहलाता है। जबकि इसके अलावा हम एक और शब्द सुनते हैं जो कि है हमारा प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता क्या है? तो प्रत्यास्थता आपका, जब हम चीज़ों को लंबाई में खींचते हैं, खींचने के बाद जब उसको छोड़ देते हैं, तो छोड़ने के बाद वो अपनी पूर्व लंबाई को जब धारण कर लेता है, तो वो आपका प्रत्यास्थता कहलाता है। दोनों काफ़ी मिलते-जुलते हैं, लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है, बट आई थिंक एग्ज़ाम्पल हमने आपको इतना अच्छा दिया था कि आप भूलेंगे नहीं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। प्रोटीन प्रधान रेशा है। सेलुलोजिक प्रधान रेशा, प्रोटीन प्रधान रेशा पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। ठीक?
जब आपसे पूछा गया था सेलुलोज़िक रेशा किस एग्ज़ाम में था, आई थिंक मुझे याद नहीं आ रहा है, बट ध्यान रखिएगा वहाँ पर जैसे यहाँ पर हमने आपको दिया है क्या प्रोटीन प्रधान रेशा, वैसे ही वहाँ पर डॉट डॉट किया था और पूछा था आपसे कि सेलुलोज़िक प्रधान रेशा है, उसमें आपका कपास था, लिनन था, जूट था, यही सब थे और उपरोक्त सभी था। तो आपका ऑप्शन क्या था? उपरोक्त सभी, ठीक? तो वैसे ही जब हम प्रोटीन जगत के रेशे की बात करेंगे तो आपको पता है कि कपास हो, लिनन हो, जूट हो, ये तीनों के तीनों आपके सेलुलोजिक प्रधान रेशे हैं, जबकि ऊन आपका क्या है, ये प्रोटीन प्रधान रेशा है और आपने अभी-अभी देखा कि इसमें केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्या पूछ रहा है? हम बात कर रहे हैं ऊनी रेशे की लंबाई की। आपको बताना है जो ऊनी रेशे की लंबाई है वो कितनी होती है? 2 से 6 इंच होती है, 10 से 20 इंच होती है, 15 से 25 होती है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एक पॉइंट यहाँ पर और ध्यान रखिएगा, वैसे आपको पता है कि 2 से 8 इंच है, बट जो आपके अलग-अलग श्रेणी के ऊन होते हैं, वो अलग-अलग श्रेणी के ऊनों की लंबाई भी जो होती है, रेशों की लंबाई भी जो होती है, वो अलग-अलग होती है, ठीक? तो आप इसको अलग-अलग जो आपको अभी श्रेणी के देखने को मिलेंगे, उसको भी थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। पूछा जाता है कि प्रथम श्रेणी के ऊन की लंबाई, द्वितीय श्रेणी के ऊन की लंबाई, तृतीय श्रेणी के ऊन की लंबाई, चतुर्थ श्रेणी के ऊन की लंबाई, ऊनों में शल्कों की संख्या क्या दर्शाता है? तो ये काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर जो भी कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पर नहीं पूरे होते हैं या कोई भी आपको कन्फ्यूज़न होती है, तो प्लीज़ मेरे कहने से एक बार आप वूल के टॉपिक को ज़रूर, मतलब जो वूल की थ्योरी की क्लास ली गई है, थ्योरी की क्लास आप ज़रूर लीजिएगा, ठीक? चलिए, तो ये जो आपकी ऊनी रेशों की लंबाई होती है ना, वो 2 से लेकर 8 इंच तक होती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है, ऊन में चमक होती है, कैसी? उच्च होती है, मध्यम होती है, निम्न होती है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो ऊन की चमक होती है, ऊन में निम्न क्वालिटी की चमक होती है, निम्न गुणवत्ता वाली चमक होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। कश्मीर का बना पश्मीना शॉल जाना जाता है, मतलब इतना वो क्यों जाना जाता है? आपने सुना होगा ना कश्मीर का जो बना पश्मीना शॉल है, बड़ा महँगा होता है, तो वो क्यों जाना जाता है? क्या वो अपने बारीकी के लिए जाना जाता है? क्या वो अपने हल्केपन के लिए जाना जाता है? गर्मी के लिए जाना जाता है या फिर उपरोक्त सभी? तो जब हम कश्मीर के पश्मीना की बात करते हैं, तो कश्मीर का पश्मीना एक महँगा होता है, बहुत महँगा कपड़ा होता है, बहुत महँगी शॉल होती है और ये बहुत ही बारीक होती है। अपनी बारीकी की वजह से जाना जाता है, अपने हल्केपन के गुण की वजह से जाना जाता है और इसमें गर्माहट इतनी होती है, मतलब आप एक शॉल ओढ़ेंगे तो आपको स्वेटर पहनने की ज़रूरत नहीं होगी, इतनी गर्मी इसमें होती है। तो इन सभी वजहों से ये प्रसिद्ध है या इन सभी वजहों से ये आपको जाना जाता है, ठीक? तो कश्मीर का जो बना पश्मीना शॉल है, वो इन सभी वजहों से जाना जाता है, इसको बनाने में काफ़ी समय लगता है। ज़रा आप हमें बताएँगे कि एक्चुअली ये आपकी बुक में नहीं मिलेगा क्वेश्चन, बट आपने अगर एनसीईआरटी पढ़ी होगी 3rd टू 5th, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि एक पश्मीना शॉल को बनाने में कितना समय लगता है, ज़रा एक बार आप हमें बताइएगा। ये आपके सीटेट का बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन कह सकते हैं, है, ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। ऊन प्राप्ति के साधन हैं, खरगोश है, हिरन है, बकरी है, लोमड़ी है, उपरोक्त सभी हैं। तो अभी हमने आपको बताया था कि 50 प्रजातियां हैं आपके ऊन प्राप्ति के। अब चाहे खरगोश हो, बकरी हो, हिरन हो, लोमड़ी हो, ऊंट हो, ये इन सब से हम क्या करते हैं? बाल प्राप्त करते हैं। तो ये सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 50 तो हमने प्रजातियों की बात की थी। अगर हम संकर प्रजातियों को भी जोड़े ना तो ये 200 पहुंच जाएंगे। ठीक। अगला क्वेश्चन है, हालाँकि ये आपसे नहीं पूछा जाएगा कि ये कितनी प्रजातियाँ हैं, कितनी नहीं, बट आपको ऐसे ही ध्यान रख लेना है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि भले ही हमारे क्वेश्चन की दृष्टि से ना इम्पोर्टेंट हो, यानी कि एग्ज़ाम में भले ही ना पूछा जाए, बट हमें जानना ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 33। कश्मीरी बकरी से प्राप्त ऊन की
ऊपरी परत है। जो कश्मीरी बकरी है, उससे जब ऊन प्राप्त किया जाता है, उसकी जो ऊपरी परत होती है, कैसी होती है? खुरदुरी होती है, सख्त होती है, कोमल होती है, चिकनी होती है, दोनों होती है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो वैसे ही आपको पता चल रहा होगा, अब इन दोनों में से एक ही हो सकता है, क्योंकि अगर कोई चीज़ खुरदुरा है और सख्त है, तो वो कोमल और चिकना कैसे हो सकता है? तो जो आपके कश्मीरी बकरी की जो ऊपरी परत है, वो कैसी होती है? तो वो खुरदुरी होती है और सख्त होती है, जबकि जो निचली परत होती है, तो वो कोमल और चिकनी होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 34। कह रहा है, कश्मीरी बकरी से प्राप्त ऊन की 2 परतें होती हैं। अभी हमने डिस्कस किया। तो जो ऊपरी परत होती है वो खुरदरी व चिकनी होती है। ये खुरदरी व चिकनी नहीं, खुरदरी व सख्त होती है, जबकि जो निचली परत होती है वो आपकी कोमल, चिकनी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है ना, अभी-अभी हमने बताया था कि दोनों होती है, यानी कि जो ऊपरी परत होगी, सबसे पहले जो कश्मीरी बकरी है उसके बाल को हमने 2 परतों में डिवाइड किया। जो ऊपरी परत थी उसकी वो सख्त थी, वो खुरदुरी थी। लेकिन जो निचली परत होती है वो कोमल होती है, चिकनी होती है, मुलायम होती है, ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 35। अंगोरा बकरी पाए जाते हैं टर्की में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, अफ्रीका में या उपरोक्त सभी? तो जब हम अंगोरा बकरी, अच्छा, एक अंगोरा बकरी है और एक अंगोरा खरगोश होता है। ये दोनों होते हैं और दोनों से हमें बाल प्राप्त होते हैं। अच्छा, आप हमें ये बताइए कि किसके शरीर से जो बाल प्राप्त होता है, उससे बना जो ऊन होता है, उसे हम वो कहते हैं, मोहेर कहते हैं। क्या अंगोरा बकरी से प्राप्त ऊन को हम मोहेर कहते हैं, या जो अंगोरा खरगोश से आपको रेशा प्राप्त होता है, उसे हम मोहेर कहते हैं? एक बार ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम बात कर रहे थे अंगोरा बकरी पाया कहाँ जाता है, तो जब अंगोरा बकरी की बात करेंगे, तो पहले तो ये सिर्फ़ टर्की में पाया जाता था। पहले की बात करें तो टर्की में पाया जाता था, लेकिन फिर बाद में इन सभी जगहों पर पाया जाने लगा। तो अगर कभी आपसे ये भी पूछा जाए कि सब पहले पहले अंगोरा बकरी कहाँ पाया जाता था, तो नाम ध्यान रखेंगे टर्की का। बाकी इन सभी जगहों पर पाया जाता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। अंगोरा है, क्या है? क्या ये खरगोश है, बकरी है, भेड़ है या फिर ए और बी, यानी कि खरगोश और बकरी दोनों है? यहाँ से ना आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अंगोरा क्या है? खरगोश है, बकरी है, भेड़ क्या, ये आपका लामा क्या है? भेड़ है, बकरी है, ऊँट है। आपका वैक्यूना क्या है? भेड़ है, बकरी है, ऊँट, मतलब जितने भी आप जानवर के नाम सुनेंगे, आप ये ध्यान रखेंगे कि किस प्रजाति का पशु है। भेड़ है, बकरी है, खरगोश है, ऊँट है, क्या है? तो इस चीज़ को भी ध्यान रखते हुए चलिएगा, क्योंकि इतने ज़्यादा नाम हैं, कितने आपको बताए जाएँगे। जब आप थ्योरी की क्लास लेते हैं ना, तो सारी चीज़ें वहाँ पर बताई जाती हैं, ठीक? चलिए, तो इसका आपका राइट आंसर कौन-सा हो जाएगा? ए और बी दोनों सही हैं, यानी कि अंगोरा आपका एक खरगोश भी होता है और एक आपका बकरी भी होता है। अब आप हमें बताएँगे कि किसके बाल को मोहेर कहते हैं और किसके बाल को हम ऊन कहते हैं? मोहेर कहते हैं और किससे प्राप्त रेशे को हम ऊन कहते हैं। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 37। कह रहा है, अंगोरा खरगोश से प्राप्त तंतु होते हैं कैसे? कोमल होते हैं, रेशम की तरह चमकदार होते हैं, खुरदुरे होते हैं या फिर उपरोक्त दोनों, यानी कि ए और बी दोनों। तो जब हम खरगोश अंगोरा खरगोश की बात करेंगे, तो अंगोरा खरगोश से जो आपको तंतु प्राप्त होता है, वो कैसा होता है? वो आपका कोमल होता है, मुलायम होता है, रेशम की भाँति चमकदार होता है, यानी कि उपरोक्त दोनों ए और बी आपका दोनों राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 और 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। ऊँट के गर्दन व पेट के भागों से प्राप्त ऊन होता है कैसा? कोमल होता है, सुंदर होता है, चमकीला होता है या फिर उपरोक्त सभी? तो अभी-अभी आपने क्या देखा था? यही देखा था ना कि जो ऊँट के गर्दन और पेट के दोनों तरफ के बाल होते हैं, हम उनको प्रथम श्रेणी के या उनसे हम प्रथम श्रेणी का ऊन प्राप्त करते हैं। तो ये कैसे होते हैं?
आपके कोमल होते हैं, सुंदर होते हैं, चमकीले होते हैं, यानी कि उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारी विशेषताएँ आपको प्रथम श्रेणी के ऊन में देखने को मिलता है और प्रथम श्रेणी का ऊन जो होता है वो ऊँट ऊँट के गर्दन और पेट से प्राप्त किया जाता है, या अच्छे किस्म का जो ऊन होता है वो पेट और गर्दन से आपको प्राप्त किया जाता है। पैरों के जो आपके ये होते हैं बाल वगैरह, ये आपके निम्न श्रेणी के होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 39 है। उत्तम किस्म का ऊन प्राप्त होता है किससे? जो जीवित भेड़ हैं, जो मृत भेड़ हैं, या दोनों से ही आपको प्राप्त होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखेंगे, जब हम उत्तम किस्म के ऊन की बात करेंगे, तो उत्तम किस्म का ऊन जो होता है, वो आपको कहाँ से प्राप्त होता है? उत्तम किस्म का ऊन आपको जीवित भेड़ से प्राप्त होता है, ना कि मृत भेड़ से। ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। भेड़ के बच्चे को कहा जाता है, जो भेड़ का बच्चा होता है उसे क्या कहते हैं? मेमना कहते हैं, लामा कहते हैं, होगेट कहते हैं, विदर कहते हैं। तो ये सारे नाम आपको सुनने को मिलेंगे। तो जब हम भेड़ के बच्चे की बात करते हैं ना, तो भेड़ के बच्चे को हम मेमना कहते हैं। और ये जो मेमना होता है, मेमने से जो बाल प्राप्त होता है ना, वो बहुत ही मुलायम, चमकदार, कोमल, लेकिन एक कमी होती है इसमें, परिपक्वता की दृष्टि से ये आपके अपरिपक्व होते हैं, जिसकी वजह से इसमें आपको मजबूती नहीं देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम बात करें चमक की, तो इसमें अद्वितीय चमक पाई जाती है, और अद्वितीय का मतलब समझते हैं ना, कि इसके जैसी चमक आपको किसी में नहीं मिलेगा। ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 41। भेड़ के कितने उम्र के बच्चे को मेमना कहा जाता है? जब हम बात करते हैं भेड़ की ना, तो भेड़ के किस उम्र तक के बच्चे को हम मेमना कहेंगे? क्या जो 2 से लेकर 4 माह का बच्चा है, 6 से लेकर 9 माह का बच्चा है, 12 से लेकर 14 माह का बच्चा है, या फिर 14 से अधिक का है? तो जो मेमना होता है, मेमने का ऊन आप कितने उम्र तक के भेड़ से प्राप्त करते हैं? तो मेमने का ऊन आप जो 6 से 9 माह का बच्चा होता है, उसे हम मेमना कहते हैं, और इससे जो ऊन प्राप्त होता है, उसे हम मेमने का ऊन कहते हैं। ये अच्छा होता है, इससे उच्च कोटि के वस्त्र बनते हैं, लेकिन इसमें मजबूती का अभाव देखने को मिलता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सिवाय एक, यानी कि मजबूती के अभाव के सिवा इसमें और कुछ आपको कमी नहीं मिलेगी। चमक, कोमलता, सुंदरता, चमक, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन नंबर 42। जब भेड़ की अवस्था 12 से 14 माह होती है, तो उससे प्राप्त ऊन कहलाता है मेमने का ऊन, होगेट ऊन, विदर ऊन, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि जब हम भेड़ की जो 12 से लेकर 14 माह तक के भेड़ हैं, उनसे जो प्राप्त ऊन होता है, उस ऊन को हम क्या कहते हैं? उसे हम होगेट ऊन के नाम से जानते हैं। मेमना आपने देखा, होगेट आपने देखा, विदर बचा। परेशान नहीं होना है, कल तक आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। कारपेट, हॉगेट, खिंची हुई वूल, पुल्ड वूल, मृत वूल, सब कुछ देखने को मिलेगा। फ्लीस वूल क्या है, सारी चीज़ें आप देखने को पाएँगे, बस थोड़ा-सा पेशेंस रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। कह रहा है, भेड़ के शरीर पर एक बार ऊन काट लेने के बाद जब दोबारा ऊन काटा जाता है, तब उस ऊन को कहा जाता है। जैसे हमारे बाल बढ़ते हैं ना, क्या हम एक बार बाल काट देते हैं तो हमारे बाल बढ़ते नहीं हैं? बढ़ते हैं। तो सेम यही प्रोसेस आपका जानवरों में भी होता है, कि जब उनके शरीर से एक बार बाल उतार लिया जाता है, तो क्या दोबारा नहीं उतारा जाएगा? उतारा जाएगा। तो जब पूछा जा रहा है कि जब उनके शरीर से आपने एक बार बाल उतार लिया, तो जब आप दोबारा उनसे ऊन प्राप्त करेंगे, तो उस प्रकार के ऊन को क्या कहेंगे? होगेट ऊन कहेंगे, विदर ऊन कहेंगे, मृत ऊन कहेंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हम जानते हैं ना, अभी आपने होगेट देखा, मेमना देखा, मृत मतलब ये तो मृत वाला अलग ही कहानी हो गया, बचा क्या? विदर। जब हम एक बार काटने के बाद दोबारा बाल काटते हैं उनके शरीर से, तो उसे हम विदर ऊन कहते हैं, या जो इस तरह से ऊन आपको प्राप्त होता है, उसे हम विदर ऊन के नाम से जानते हैं। ठीक? बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ।
जिन भेड़ों को मारकर खाने के लिए पाला जाता है, उनसे प्राप्त ऊन को कहा जाता है मृत ऊन, विदर ऊन, खिंची हुई ऊन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जैसे हर जो आपका कई भेड़ ऐसे होते हैं जिनको हम खाने के लिए पालते हैं। अब खाने के लिए पालते हैं तो क्या उनका बाल नहीं निकालेंगे? बिल्कुल निकालेंगे। तो जिन भेड़ों को हम मारकर खाने के लिए पालते हैं, उनसे भी तो हम बाल प्राप्त करते हैं। तो जो ऐसे भेड़ों से बाल प्राप्त होता है उसे क्या कहेंगे? तो ऐसे भेड़ों से जो हमें बाल प्राप्त होता है, उसे हम खींची हुई ऊन कहते हैं। खींची हुई ऊन कहते हैं या पुल्ड वूल के नाम से हम उनको जानते हैं। बढ़ते हैं आज के अपने लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। कह रहा है खींची हुई ऊन होती है। जो अभी-अभी आपने देखा, जिनको हम खाने के लिए पालते हैं और उनसे ऊन प्राप्त करते हैं, वो आपकी खिंची हुई ऊन होती है। लेकिन ये जो खिंची हुई ऊन होती है, ये किस श्रेणी की होती है? उच्च श्रेणी की होती है, मध्यम श्रेणी की होती है, निम्न श्रेणी की होती है या फिर प्रथम श्रेणी की होती है? तो आपको पता है ना कि ये आपके निम्न श्रेणी के ऊन होते हैं, उच्च श्रेणी के नहीं होते हैं। तो जब हम खिंची हुई ऊन की बात करते हैं, तो जो खिंची हुई ऊन होती है, ये आपके निम्न श्रेणी की होती है, ठीक? उम्मीद है कि ये 45 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अभी यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन और हैं जो कि आपको डिस्कस करने हैं। काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि हम बार-बार डिस्कस भी करते हैं, हमने उनको नहीं लिया है। और लेकिन ऐसा नहीं है कि जिन क्वेश्चनों को हमने नहीं लिया है हम उसको डिस्कस नहीं करते हैं। बिल्कुल डिस्कस करते हैं, हमने थ्योरी की क्लासेस में भी कर रखा है। तो आप अगर पेशेंसफुली चीज़ों को सुन रहे हैं, तो यहाँ से आपके बनने वाले क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। ज़रूरी ये नहीं होता है कि हम कितना पढ़ें, ज़रूरी ये है कि जितना हमने पढ़ा है, उसमें से आने वाले क्वेश्चन हमारे गलत ना हों। हमने आपको जितना पढ़ा दिया है, हम ये आपसे नहीं कह सकते हैं कि यहाँ से बाहर नहीं आएगा। डेफ़िनेटली आएगा, आप कितना भी पढ़ लीजिए, क्वेश्चन बाहर से कुछ न कुछ तो आने हैं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर हम कहेंगे कि जितना हमने आपको पढ़ाया है, जितना हमने आपके साथ सीखा और सिखाया है, अगर आपने चीज़ों को पेशेंसफुली सुना है, समझा है, चीज़ों को नोट डाउन किया है, साथ में हमारे प्रैक्टिस किया है, कुछ आपने जैसे बुक वग़ैरह हैं, कुछ थोड़ी बहुत भी रीड की है, तो भी आप इतना पढ़ लिए हैं कि एग्ज़ाम में आप फ़ेल नहीं होंगे। क्योंकि 125 में से 125 क्वेश्चन आना, ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं हमारे लिए तो संभव नहीं है, आपके लिए होगा तो वो अलग की बात है। बट लेकिन इतना हमने पढ़ लिया है कि जितना हमें पास होने के लिए ज़रूरी है, उतना हमें मिल जाएगा। बस ये है कि हमें पेशेंसफुली कॉन्सन्ट्रेट होकर पढ़ना पड़ेगा, ठीक? रिवीज़न में कभी कहीं भी कमी नहीं होनी चाहिए, प्रैक्टिस में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, एक टॉपिक से इतने-इतने क्वेश्चन निकाले जा रहे हैं, इसका मतलब आप समझ रहे हैं बुक को खंगाला जा रहा है। क्योंकि आपको पता होगा कि हमने जब ये टॉपिक डिस्कस किए थे, थ्योरी की क्लास ली थी, तो जब हम थ्योरी की क्लास ले रहे थे, तो हम क्या करते थे, मंडे टू सैटरडे हम पढ़ते थे, ये आपका संडे को उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करते थे। तो कुछ क्वेश्चन आपने वहाँ भी किया, फिर जब हमारा पूरा का पूरा जो ब्रांच था वो समाप्त हो जाता था तो लास्ट में भी हम 100 प्लस क्वेश्चन कर ही लेते थे। तो वहाँ भी हमने क्वेश्चन किया, यहाँ भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो एक प्रकार से आप देखेंगे तो आपके पूरे वूल के चैप्टर को पूरी तरह से खंगाल लिया गया है। लेकिन फिर वही है ना कि अगर आप बुक पढ़ते हैं तो बुक की कौन-सी लाइन उठकर आपके सामने आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है, ठीक? तो बुक पढ़ना तो कंपल्सरी है। आप चाहे थोड़ा ही पढ़िए जो भी है बट रिवीजन वगैरह करते रहिए, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक? तो चलिए अभी आप कल भी वूल का टॉपिक पढ़कर आएँगे और आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप ये हमें ज़रूर बताइएगा कि आपने 45 में से कितना क्वेश्चन सही किया है, ठीक? क्योंकि इससे मुझे एक आइडिया लगता है ना कि आपने क्लास ली है कि नहीं ली है, थ्योरी की क्लास आपने ली है या नहीं ली है। क्योंकि अगर जब हम 45 डिस्कस करते हैं तो ये मानकर चलिए कि 30 प्लस क्वेश्चन तो हमारे बिल्कुल एकदम अपनी कॉपी से ही होते हैं, जो हमने नोट्स बनाए हैं वहीं से ही होते हैं। हाँ, लेकिन 15 क्वेश्चन आपके ऐसे होते हैं जो कि नए होते हैं, कुछ आपके बिंदु ऐसे होते हैं जो कि छूट जाते हैं, तो हम उनको भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं।
अगर आप 40 प्लस जा रहे हैं फिर तो अच्छी बात है, अगर 40 से डाउन जा रहे हैं तो ये गलत बात है। रिवीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा, ठीक? और ऐसा नहीं है जो क्वेश्चन आप नए सुनते हैं वो बिल्कुल नए होते हैं, बिल्कुल नए नहीं होते हैं। हाँ, बस हमने इन्हें नोट डाउन नहीं किया होता है तो थोड़ा-सा हमारे लिए नए हो जाते हैं। चलिए फिर आज के लिए यही इतना रखते हैं। उम्मीद है कि सेशन आपको पसंद आया होगा, क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे, आपने क्वेश्चन को अच्छे से किया होगा और आपने नोट डाउन किया होगा। अभी तक तो आपने बता भी दिया होगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो आज के लिए बस यही इतना रखेंगे। अगर आप में से कोई पहली बार चैनल पर आया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आपको पूरी थ्योरी की क्लासेस जाकर फ़ोल्डर में मिल जाएँगी। आप प्लेलिस्ट पर जाएँगे तो आपको सारी की सारी क्लासेस, चाहे आपकी होम मैनेजमेंट हो, टेक्सटाइल हो, सीडी हो, फिजियोलॉजी हो या फिर आपका क्या बच रहा है एक्सटेंशन एजुकेशन हो, आपका कोई ब्रांच छूटा नहीं है। हमने सब कुछ डिस्कस कर रखा है, ठीक? न्यूट्रिशन साइंस को तो हमने थ्योरी की क्लास भी कर ली है, प्रैक्टिस के माध्यम से भी पूरी तरह से कवर अप कर लिया है। तो आपके सारे के सारे टॉपिक हो चुके हैं, सारे ब्रांच आपके हो चुके हैं। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो एक बार जाकर फ़ोल्डर ज़रूर चेक करिएगा, थ्योरी की क्लासेस ज़रूर लीजिएगा। आप में से जिन्होंने भी टेलीग्राम जॉइन नहीं किया है वो जॉइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा और आप वहाँ से जॉइन कर सकते हैं। हर शाम 5 पीएम पर आपकी क्विज़ होती है, तो आप वहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं। ठीक? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वूल के टॉपिक के साथ ही हम फिर आपसे मिलेंगे कल की क्लास में और कुछ नए क्वेश्चनों को लेकर आएँगे आपके सामने। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।